हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की क्लास में हम लोग आज फिर कुछ और फलनों का अवकल गुणांक देखेंगे। कल हम लोग अवकल शुरू किए थे, अवकलन शुरू किए थे। अवकलन का मतलब कोई हमारे पास फलन है और वो जिस राशि पर निर्भर करता है, हम ये चाह रहे थे कि उस राशि के सापेक्ष उसमें परिवर्तन की दर क्या थी, बदलाव की दर क्या थी। यह उसमें ढाल को या प्रवणता को भी व्यक्त करता है जो स्पर्शरेखा आप उस बिंदु पर खींचते हो। कल कुछ राशियों के हम लोगों ने, कुछ फलनों के हम लोगों ने अवकल गुणांक लिखे थे और कुछ नियम पढ़े थे। जैसे एक तो ये कि नियतांक का शून्य होता है, अवकल गुणांक को ही कहते हैं। दूसरा नाम है वो यक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और उसी तरह जोड़ या घटाने के रूप में अगर फलन दिए हुए हैं तो जैसे u प्लस वी का कर रहे हो, डी अपान डी एक्स यू प्लस वी, तो डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स। गुणा में कर रहे हो तो वो हमने लिखा था कि डी अपान डी एक्स यू वी अगर है तो यू डी वी अपान डी एक्स प्लस वी डी वी अपान डी एक्स। उसी तरह भाग के रूप में लिखा था कि अगर u बटे v के रूप में फलन हो, मतलब u एक कोई फलन है जो x पर निर्भर करता है, v एक दूसरा फलन है जो x पर निर्भर करता है, तो d अपान डी एक्स यू बटे v का मान क्या होगा। तो वहाँ हम लोगों ने किया था कि पहले हर ऊपर आ जाएगा गुणा में v, डी यू अपान डी एक्स माइनस यू डी वी अपान डी एक्स, और पूरे का बटा था v स्क्वायर, वी हर में है। तो इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके पहले वाले भाग में। आज हम लोग देखते हैं पहले तो त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में, जैसे साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके अवकल गुणांक क्या होंगे। तो अभी हमने एक सारणी जैसे बना ली है। एक तरफ आपके फलन है f(x), मान लो y = f(x) टाइप का है, और ये अब उनका अवकलज या अवकल गुणांक है। साइन x का क्या हो, देखिए याद रखना है आपको। अभी हम लोग कैसे आया उस पर बहुत नहीं जाएंगे, मान के चलें कि हमें इसे याद रखना है तो कम से कम इतना जितना अभी इस समय लिखा हुआ है इस पूरे को आपको याद रखना है। और याद रखने में अभी हम लोग क्रम से देखते हैं, जैसे पहले साइन x का cos x, और उसी तरह जब साइन x का cos x है तो cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। प्लस और माइनस चिन्ह का हम लोग एक बार अभी पहले पूरा देख लेते हैं, फिर एक लॉजिक देखते हैं तो आसानी से थोड़ा ध्यान में रहेगा। जोड़े में है कई बार, देखिए साइन और कास एक तरह से, साइन का cos x का माइनस साइन x। टैन और काट एक जोड़े में है, टैन x का सेक स्क्वायर x, काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, और सेक x और कोसेक x एक जोड़े में है। समझ लीजिए एक तरह से बदलते हैं, सेक x का करोगे तो सेक x टैन x, और कोसेक x का माइनस कोसेक x काट x। अब हम लोग पहले एक बार तो माइनस चिन्ह के लॉजिक पर आते हैं। आप गौर करिएगा, जहाँ कहीं भी साइन या उसका व्युत्क्रम आया है सीधे गुणा में, वो ऋणात्मक है। जैसे अवकल गुणांक में देखो यहाँ साइन x आया है, ऋणात्मक है। कोसेक स्क्वायर x का मतलब 1 अपान कोसेक स्क्वायर x, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर x का मतलब है माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर x। कोसेक x बराबर 1 अपान साइन x, तो यहाँ भी साइन आया है, ये भी माइनस। इसमें साइन डायरेक्ट नहीं आया है, बाकी आप कहो कि tan x को हम साइन x बटे cos x लिखेंगे तो अलग बात है। तो अब नीचे फिर यहाँ माइनस कोसेक x काट x। तो एक चाहे तो हम लोग अपने याद रखने के लिए ये सामान्य नियम ध्यान रख सकते हैं कि जब हम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक निकाल रहे हैं तो जहाँ पर भी साइन x या कोसेक x आएगा अवकल गुणांक में, वहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। ध्यान देना ये अवकल गुणांक का है, आप इधर फंक्शन में फलन में मत दीजिएगा। और बाकी याद कैसे रखना है, साइन x का cos x का माइनस, और दो के जोड़े में है, साइन और cos एक तरीके से होंगे। साइन x का cos x का माइनस साइन x, साइन आ गया था तो माइनस चिन्ह। फिर आपके टैन और काट ये एक तरीके से होंगे। टैन x का कैसे होगा, टैन x का सेक स्क्वायर x है तो काट x का उसके आगे कोसेक स्क्वायर x है। सेक x और कोसेक x एक तरह से, सेक x में सेक x आ ही गया है, बाद में टैन x गुणा में, और कोसेक x में जैसे यहाँ सेक x आया था तो यहाँ कोसेक x आ गया, यहाँ टैन x आया था तो यहाँ काट x आ जाएगा। तो और ऋणात्मक चिन्ह का ये ध्यान कि जहाँ पर भी साइन या कोसेक आया है अवकल गुणांक में वहाँ ऋणात्मक चिन्ह होगा। फिर उसी तरह 2-3 फलन और हैं, जैसे लघुगणक का आधार अगर n हो, उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं,
और इस तरह से भी कभी कभी व्यक्त करते हैं। अदरवाइज लाग के नीचे ई लगाते हैं, और लाग के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है कि लाग वाई, तो इसका मतलब है कि उसका आधार 10 है, और अलग से कुछ ना कहा जाए तो आधार 10। ई आप कह रहे हो ई चरघातांक है, चरघातांक का मान इतना होता है 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 3 + 1 अपान फैक्टोरियल 3, और इसका मान लगभग इतना होता है। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल n आप कहते हो, तो इसका मतलब होता है n गुणा n - 1 गुणा n - 2, इस तरह करते जाइए 1 तक। जैसे फैक्टोरियल 2 आपने किया तो 2 × 1, फैक्टोरियल 3 किया तो 3 × 2 × 1, 4 किया तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से ये फैक्टोरियल है। तो ये एक्सपोनेंशियल है। अभी देखिए log x का मतलब log बेस e जब होगा, आधार e होगा, तो log x का 1/x होगा। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। a के पावर x का a के पावर x log a होता है, बेस e। आप ऐसे समझ सकते हो इसको भी, बिल्कुल इसी वाले पैटर्न में आपको। अच्छा, e की पावर x का जब हम d/dx करेंगे तो e की पावर x, अगर इस सूत्र से देखें, यहाँ जैसे a की पावर x का है तो a की पावर x गुणा log a, तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x इंटू log e, और log e बेस e का मान हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो आपका खाली बचेगा ये बाद में। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। a की पावर x का अवकल गुणांक, यानी मान लो कोई फलन आपका दिया हुआ है, आपका फलन y = a की पावर x है। आप कह रहे हो कि हमको y' यानी dy/dx मान लो निकालना है, तो हमने सूत्र लिखा है कि a की पावर x इंटू log a बेस e इतना होता है। ठीक, अब इसी आधार पे हम कहें नहीं, a नहीं, हमारा e की पावर x है, ये नहीं है, तो जब e की पावर x है तो यहाँ a की जगह e रख दो, यहाँ भी आगे भी a की जगह e रख दो, और e रख दोगे तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी d/dx जब आप e की पावर x करते हो तो वो e की पावर x ही आएगा। ठीक, तो अभी फिलहाल इस सारणी में हमको ध्यान रखना था इन त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक, और log x का बेस e पर 1/x होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, और a की पावर x का a की पावर x इंटू log a होगा, बेस e होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और सामान्य तरीका कि किसी फलन का अगर हम सीधे नहीं निकाल सकते हैं तो प्रतिस्थापन द्वारा, चेन रूल, या कोई फलन दूसरे फलन का फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे किसी फंक्शन का भी फंक्शन है, तब कैसे करेंगे तो उसको देख। एक दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फलन दिया हुआ है जो फिर किसी दूसरी राशि का फलन है, जैसे हम कह रहे हैं कि y मान लो u का फलन है और u x का फलन है, और हम y का x के सापेक्ष फलन देखना चाहते हैं। जैसे एक पहले तो उदाहरण देखते हैं जहाँ मान लो आपका दिया है कि y बराबर x³ + 2x² और पूरे की घात 4। ठीक, अब क्या है, और निकालना हमको क्या है, dy/dx। तो अभी क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक हमको आसानी होती, हमने जैसे एक सूत्र पढ़ा था कि अगर हम ये कहें कि ये x की पावर n के रूप का है, तो ये पूरी राशि अगर इस पूरे की जगह मान लो कोई x रही होती तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता। मान लो इसको हम x की पावर 4 कहते, तब हम क्या कहते कि पहले, अच्छा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना x बराबर x³ + 2x, तो हमारा y क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा x की पावर 4। अब क्या करेंगे, पहले ये जो फलन हमने माना है इसके सापेक्ष, इसको आप प्रतिस्थापन द्वारा कह सकते हो। अभी पहले हम इसके सापेक्ष अब आराम से निकाल सकते हैं, dy/dx कितना हो जाएगा 4x³, और फिर इसका निकाल लेते हैं कि dx का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा। तो x माना था हमने x³ + 2x को, इसका क्या होगा, x³ का हो जाएगा 3x², और 2x का कितना हो जाएगा +2, और x का 1 हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कांस्टेंट के साथ अगर हो d/dx अगर मान लो आप कर रहे हो a × u का, a नियतांक है, u नियतांक नहीं है, तो नियतांक बाहर चला आएगा, बाकी का अवकलन कर लेंगे। तो अब हमको ये मिल गए। यहाँ से अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, वैसे तो ये भिन्न की तरह नहीं है, पर आप मान लो कि समझो उस तरह से कट गए हैं, तो समझो ये और ये कट गया है, भिन्न की तरह मान लो, वास्तव में तो वैसा नहीं है, तो हमारा बचेगा dy/dx, और यानी इन दोनों का गुणा 4x³ इंटू ये, और 4x³ कितना था 4, x का मतलब ये था ना, x³ + 2x इसकी घात 3, और गुणा किससे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3x² + 2 से। तो इस तरह से हम लोग इसके सवालों को करेंगे कि पहले अगर
किसी हमें फलन का अवकल गुणांक निकालना है, उस फलन में जो राशि आई है जिसका अवकल गुणांक निकालना है, आसानी होगी हमें अगर हम उसे किसी तीसरी राशि का एक फलन मान लें। तो पहले उस तीसरी वाले के सापेक्ष निकाल लो, फिर तीसरे का दूसरे के सापेक्ष निकाल लो, फिर दोनों का इस तरह से गुणा कर लो, तो कि आपको सीधे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चेन रूल भी कभी कभी इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें कब ये ना होता, जैसे मान लो आपको कहा जाए कि y = 3x² + 2 की पावर 5 है और हमें निकालना है dy/dt कितना होगा। अगर हमें ये सीधे नहीं पता है कि x और t की कोई निर्भरता है, अगर x और t पर आपस में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो यानी y t का फलन नहीं है, यानी y t पर निर्भर नहीं करता है, तब ये समझ लो y के लिए t के सापेक्ष इसमें कोई बदलाव ही नहीं होना है जब t पर निर्भर नहीं करता, तो समझो ये नियतांक है, तब ये हमारा हो जाएगा 0। लेकिन अगर यही हम x के सापेक्ष कहते तो निकाल सकते थे। तो ध्यान रखना, इस स्थिति में जब हम किसी फलन को किसी दूसरे भाग प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसका हमें अवकल गुणांक निकालना है अपनी सुविधा के लिए किसी और फलन से, जैसे y जो u का फलन था, अगर हम u को x का फलन मान सकते तो y को x के सापेक्ष इस तरह से अवकल गुणांक निकालते। यहाँ पर जैसे क्या था, y इसको मान लो हम u मान लेते तो u की पावर 4 होता। हमें निकालना क्या है, dy/dx निकालना है, ये जो अंदर लिखा था। तो पहले तो हम u की पावर 4, u भी चूंकि x का फलन है तो पहले इसका निकाल लेंगे, बाद में दूसरे का। जैसे एक आधा उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई फलन दिया है कि log sin x है, मान लो y = log sin x है और इसका हमें dy/dx निकालना है। हमको पता है कि log ex का मतलब log x का 1/x होता है। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी जगह अगर हमारा खाली x रहा होता तब हमारा काम आसान हो जाता, तब हम सीधे सीधे इसको क्या लिख लेते, log X का हो जाता 1/x, लेकिन ये तो है नहीं। और तो जिसको हमने x मान लिया है, बाद में इसका भी आप अवकल गुणांक निकाल लो और दोनों का गुणा कर दो। तो शार्ट में करने के लिए ठीक है, लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, पर करने के लिए ऐसे। अच्छा, 1/x कितना है, 1/x का मतलब 1/sin x और इंटू cos x, तो ये हो जाएगा आपका cot x, cos x/sin x। तो इस तरह हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, तो थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। तो आते हैं कुछ प्रश्नों के अभ्यास पर। अब हम लोग इसके पहले जो लगाए हैं, जो उसका कुछ उपयोग देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई फलन हो e की पावर मान लो 10x है, हमें इसका निकालना है कि y बराबर इतना है और हमें dy/dx निकालना है। हम जानते हैं कि dy/dx अगर e की पावर x का निकालना होता तो सीधे e की पावर x का e की पावर x हो जाता। तो हम क्या करेंगे, अब यानी इसकी जगह अगर हमारा खाली x रहा होता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो पहले तो जब अगर x हम इसकी जगह रखते तो इसका करते तो हमारा इतना आ जाता, इंटू फिर आप कर लो कि dy/dx और जो आपने माना था, जैसे आप 10x की जगह माने थे कि अगर x होता तो हमारा काम आसान होता, तो हम ऐसे कर सकते थे, बराबर हो जाएगा e की पावर 10x, और 10x का क्या होता है, अगर हमें ध्यान में है sec² x होता है, तो लिख सकते थे, तब हमारा y' इतना होता। उसी तरह मान लो हमारे पास कोई फलन है कि y = a sin ωt है, ठीक, और y t पर निर्भर करता है, ये पता है। हमको निकालना है dy/dt, तो क्या करेंगे, देखिए अगर इसकी जगह ए, तो मान लीजिए नियतांक है, तो नियतांक है उसको बाहर कर लेंगे, हमें ये पता है t पर निर्भर करता है। अच्छा, साइन थीटा अगर होता या साइन x होता, खाली साइन t होता है यहाँ, तो साइन t का तो cos t हम लोग कर लेते, सीधे सीधे निकाल लेते, पर यहाँ ओमेगा t है, तो इसका क्या करेंगे, पहले तो जब t के ए नियतांक है बाहर आ जाएगा। चलो अच्छा ठीक, मान लिए कि इस ओमेगा t की जगह खाली t ही था, कैपिटल T था, तब हम करते तो क्या होता, तो हो जाता साइन का हो जाता cos, यानी इतना, और प्लस जो हम माने हैं, अपनी मनमानी तो कर नहीं सकते हैं, तो उसका भी अवकल गुणांक देख लीजिए, तो बराबर हमारा हो जाएगा a × ओमेगा × cos ωt, ये हमारा हो जाएगा dy/dt, ठीक। इसी तरह जैसे मान लो कोई फलन है आपके पास, मान लो आपने कहा कि sin 3x का कितना होगा, जैसे y = sin x है और आपने कहा कि dy/dx कितना होगा, sin 3x² है मान लो, तो dy/dx कितना होगा, ठीक है। उसी तरह जैसे पहले किए थे कि sin थीटा का तो cos थीटा होता है, पता है। अगर यहाँ इसकी जगह केवल x रहा होता तब हम क्या करते, तब sin
थ्री एक्स का कास एक्स हो जाता है, यानी साइन 3x² का कास 3x² हो जाएगा। लेकिन जो हमने प्रतिस्थापित किया था उसका भी आप अलग से निकाल लो। तो ये 3x² का क्या होगा, 3 फिर नियतांक है बाहर चला आएगा, और x² का क्या होगा, x की पावर n x की पावर n-1। तो इसका हो जाएगा कास 3x² और इंटू 3 बाहर आ जाएगा और इंटू 2x, यानी 6x कास 3x²। तो इस तरह से जो भी हमारे पास फलन होंगे हम देख लेंगे। जो हमारी सुविधा के लिए, मतलब प्रतिस्थापित करने के लिए हम किस पद को, किस राशि को हटा दे करके कोई एक मान रख लेते, कोई एक नई राशि रख लेते, तो हम क्या करेंगे, जो नई राशि रखेंगे पहले मान लेते कि वही है, उसके पदों में लिख लीजिए, और बाद में फिर उस राशि का फिर अवकल गुणांक निकाल लीजिए। अच्छा, एक चीज़ फिर अब हम लोग आते हैं कि कोई फलन अगर हमारे पास दिया हो तो हम कैसे पता करेंगे कि वो फलन कब अधिकतम है, कब न्यूनतम है। तो एक जैसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। मान लो जैसे आप ग्राफ खींचे, दो ग्राफ हैं, ये मान लो इधर x है, इधर मान लो y बता रहा है, और एक बार आपने कहा कि ये इस तरह का है और एक बार आपने कहा कि ये इस तरह का है। अब इसमें पूरे ग्राफ में अधिकतम मान कहाँ है, अधिकतम मान यहाँ है। न्यूनतम मान कहाँ है, न्यूनतम मान यहाँ है। और आप दोनों जगह गौर करिए, dy/dx जिसको हमने कहा था कि उस बिंदु पर जहाँ पर आप dy/dx निकाल रहे हो वो tan थीटा का मतलब x अक्ष से बना कोण इस वाले से, या उसकी प्रवणता को व्यक्त करता है। और यहाँ ये वाली रेखा या ये वाली रेखा दोनों हमारी x अक्ष के समांतर हैं। इसका मतलब चाहे आप कहो कि ये मैक्सिमम वाले मान पे, चाहे आप कहो मिनिमम वाले मान पे, dy/dx का मान 0 है। क्यों? स्पर्श रेखा हमारी जिस राशि के सापेक्ष हम परिवर्तन देख रहे थे वो उसके सापेक्ष अवकल गुणांक 0 है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई फलन हमारे पास दिया हुआ हो और उस फलन का जो अवकल गुणांक है अगर वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब फलन का मान, अवकल गुणांक 0 जिस मान के लिए होगा उस मान पर या तो फलन अधिकतम होगा या फलन न्यूनतम होगा। फिर अब हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम कब होगा और अधिकतम कब होगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से अवकलित कर देंगे, यानी dy/dx का एक बार फिर से अवकल गुणांक निकाल लेंगे x के सापेक्ष, जिसको हम लोग d2y/dx² पढ़ते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये dy/dx जो आपका आया था उसका वो फिर से अवकल गुणांक है। ठीक, तो ये अब इसमें फिर दो स्थितियां हैं। अगर ये d2y/dx आपका पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर फलन का मान मिनिमम होगा, और अगर ये निगेटिव आ रहा है तो उस समय मान अधिकतम होगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी दिए हुए फलन में अगर आप अधिकतम और न्यूनतम मान पता करना चाहते हो तो पहले तो आप देखो कि क्या dy/dx = 0 की शर्त पूरी हो रही है, और अगर पूरी हो रही है तो x के किन मानों के लिए हो रही है। जिन मानों के लिए dy/dx 0 होगा उन मानों पर या तो फलन अधिकतम होगा या फलन न्यूनतम होगा। फिर अभी dy/dx = 0 से तो हमको ये पता चलेगा कि फलन या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, लेकिन कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा तो उसके लिए dy/dx का फिर से एक बार अवकल गुणांक निकालेंगे, यानी d2y/dx²। और वो अगर ऋणात्मक आया तो समझो फलन अधिकतम है, और d2y/dx² x के जिस मान के लिए धनात्मक आएगा उस समय फलन न्यूनतम होगा। हम लोग एक प्रश्न इस पर देखते हैं तो थोड़ा सा बात आसानी से समझ में आ जाएगी। एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, y = x³ - 3x² - 9x में x के किस मान के लिए y का मान अधिकतम तथा किस मान के लिए न्यूनतम होगा। ठीक, मान भी निकाल लेंगे। अभी हमें क्या दिया हुआ है, y एक फलन है जो x पर इस प्रकार से निर्भर करता है। हम मैक्सिमम और मिनिमम किस मान के लिए होगा ये निकालेंगे। ठीक, आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि पहली बात तो प्रश्न में क्या दिया है, y = x³ - 3x² - 9x। ठीक, हम dy/dx निकालेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे। उसको 0 के बराबर करने पर जो मान प्राप्त होंगे x के उन मानों के लिए फलन यानी y का मान या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो पहले तो वो शर्त प्राप्त करते हैं। अब यहाँ से पहले आप dy/dx निकालो, तो dy/dx कितना हो जाएगा, इधर जो आपका फलन है इसको। अच्छा, फिर हमने क्या कहा था, जोड़ या घटाना में जो राशियां हैं उनको आप उसी तरह जोड़ या घटाने के साथ अलग कर सकते हो, नियतांकों को आप अलग ले सकते हो बाहर। तो
इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डी अपान डी एक्स एक्स क्यूब, फिर माइनस, और 3 नियतांक है, इसको बाहर ले लिया डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर -9 बाहर ले लिया डी अपान डी एक्स एक्स। मान पता है एक्स की पावर n से निकाल लीजिए, या डी वाई अपान डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, n एक्स की पावर n-1, तो n 3 है और x की पावर n-1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर का उसी तरह करेंगे तो 2x, और dx अपान dx यानी ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 9/1, या ये मान हमारा कितना हुआ कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x और -9। ठीक, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, y के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए, उसके मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए डी वाई अपान डी एक्स 0 होना चाहिए। तो y के मैक्सिमम या y के मिनिमम फलन के मान के लिए आपका ये जो डी वाई अपान डी एक्स है ये 0 के बराबर होना चाहिए, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0, या 3 से आप भाग दे दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से इसको, अब हमें एक समीकरण मिल गया है, यहाँ से हम सरल कर लेंगे तो हमको x के कुछ मान मिलेंगे, संभवतः 2 मान मिलेंगे, और उन मानों के लिए हम लोग देखेंगे कि या तो फलन यानी y का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या करना है, -3 है, यहाँ +1 है, यानी इन दोनों के गुणांकों का आप इस तरह से गुणा करो कि उनका अंतर -2 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स 0 लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ इन दो पदों में आप देखिए, यहाँ आप x कामन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ 1 कामन ले लीजिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, या आपका हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x का मान या तो -1 होगा जब आप x प्लस 1 बराबर 0 करोगे, और जब x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो फिर +3 आएगा। तो यानी x के 2 मान, या तो -1 के लिए या +3 के लिए फलन y का मान या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो अभी तो हमें ये पता चला है कि -1 और 3 ये 2 मान ऐसे होंगे कि इन पर y का मान या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, लेकिन कब अधिकतम कब न्यूनतम होगा उसके लिए अभी नहीं पता है। तो फिर निकालते हैं d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि d अपान डी एक्स किसका हम करेंगे, जो हमारा dy अपान डी एक्स आया है उसका। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और डी वाई अपान डी एक्स कितना आया है, डी वाई अपान डी एक्स आपका इतना आया है, इतना आया है, तो मान रख देते हैं। तो डी अपान डी एक्स और डी वाई अपान डी एक्स कितना था, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब इसका फिर उसी तरह से कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस माइनस चिन्ह के साथ जो अलग अलग हैं उसी तरह अलग हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा डी अपान डी एक्स, 3 को आप नियतांक के बाहर ले सकते हो, एक्स स्क्वायर, यहाँ उसी तरह -6 डी अपान डी एक्स, इसका x का केवल हो जाएगा, और 9, अच्छा सॉरी एक बार लिख लेते हैं, माइनस डी अपान डी एक्स 9। अब यहाँ आप देखिए ये नियतांक का है तो ये हो जाएगा 0। ठीक, ये किसका मान है, ये d2y अपान डी एक्स स्क्वायर है, तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, यहाँ से x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, क्योंकि x की पावर n का n x की पावर n-1, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी ये हो जाएगा 6x, यहाँ -6, और dx अपान dx 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मान मिलेगा, अब हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान मिल गया 6x माइनस 6, और हमें यह भी पता है कि x बराबर -1 या -3 के लिए फलन का मान y का मान या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। अब x बराबर -1 पर क्या होगा, जब x बराबर आप -1 देखोगे तो उस समय d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, ये 6x माइनस 1 है, x का मान -1 रख रहे हैं, तो ये 6 इंटू -1 माइनस 6, ये हो जाएगा -6 इंटू -6 यानी -12, और ये ऋणात्मक है। इसका मतलब जब ये आपका ऋणात्मक मान है तो इसका मतलब ये है कि x बराबर -1 पर फलन अधिकतम होगा। और दूसरा, जब आप x बराबर 3 रखते हो
x बराबर 3 रखोगे तो आपका d2y अपान dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? तीन रखेंगे तो यहाँ 6x माइनस 3 में 18 माइनस 6 यानी 12, और उस स्थिति में ये धनात्मक है, तो धनात्मक होने का मतलब ये है, धनात्मक होने का अर्थ ये है, इसके धनात्मक होने का अर्थ ये है कि x बराबर 3 पर जो आपका फलन है यानी y का मान वो आपका न्यूनतम होगा। ठीक, अच्छा, अधिकतम के लिए कई बार हम लोग एक शब्द लिखते हैं उच्चिष्ट, उच्चतम मान, और न्यूनतम के लिए लिखते हैं निम्निष्ठ। तो ये फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान है। फिर से एक बार ध्यान दिला दें, हमारे पास कोई फलन दिया हो, हमें ये पता करना हो कि वो कब अधिकतम या न्यूनतम मान को प्राप्त करेगा, तो पहले तो उस फलन का अवकल गुणांक निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, अगर x के पदों में है तो उसको 0 के बराबर करेंगे, सरल करेंगे, x के जो मान आएंगे उन मानों के लिए फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा। और उसी तरह से मान लो किस मान पर वो अधिकतम था और किस मान पर न्यूनतम था ये निकालना है, तो उसका फिर से एक बार अवकल गुणांक निकालेंगे, यानी d2y/dx स्क्वायर करेंगे। x के जो मान हमने dy/dx बराबर 0 करके निकाले थे कि इन मानों पर x के फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम हो सकता है, उन मानों को रखेंगे। जिस मान के लिए d2y/dx स्क्वायर ऋणात्मक आएगा उस समय फलन का वो अधिकतम मान होगा, और जिस स्थिति में d2y/dx स्क्वायर धनात्मक आएगा वह व्यक्त करेगा कि ये फलन का निम्निष्ठ मान है, मिनिमम मान है, न्यूनतम मान है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके बाद समाकलन शुरुआत करेंगे। तो ये शुरुआत के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो हमें शुद्ध गतिकी में ज़रूरत पड़ेगी, इनमें से अधिकांश चीज़ों की आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी भौतिक विज्ञान में। तो हम लोग अभी जैसे अवकलन में 2 हो गए, 2 में पार्ट में कोशिश करेंगे कि समाकलन का पूरा कर लें। तो इन 4 भागों को आप एक टूल की तरह देखिए, मैथमेटिकल टूल की तरह, बस बाकी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।